हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अभिक्रियाओं के प्रकार की बात की थी, जिसमें से हम लोगों ने योगात्मक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया जिसे बोलते हैं, और विलोपन अभिक्रिया, और इसके साथ हम लोगों ने एक विस्थापन अभिक्रिया भी पढ़ी थी। आज की वीडियो में हम लोग अपचयन और उपचयन अभिक्रिया को पढ़ेंगे। दरअसल उपचयन को हम लोग ऑक्सीकरण के नाम से भी जानते हैं, तो अपचयन और ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कह सकते हैं इन्हें। और इनके लिए अपचयन को इंग्लिश में रिडक्शन कहा जाता है और उपचयन को या ऑक्सीकरण को इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहा जाता है। तो अगर हम दोनों की स्पेलिंग देखें तो अपचयन से रेड और ऑक्सीडेशन का ऑक्स, दोनों मिलाकर इनको रेडॉक्स रिएक्शंस भी बोलते हैं। जब किसी अभिकारक पदार्थ में ऑक्सीजन परमाणु का संयोग हो तो इसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। सीधी सी बात याद रखनी है कि ऑक्सीजन को डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए और वो जुड़ रहा हो, मतलब हम कहें तो ये संयोजन अभिक्रिया भी हो रही हो या विस्थापन अभिक्रिया हो रही हो, उसमें ऑक्सीजन का आना जरूरी है। और यदि अभिकारक पदार्थ में हाइड्रोजन परमाणु का संयोग होता है तो उसे हम अपचयन कहते हैं। अगर हम बात करें आगे की, तो आगे आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा कि हाइड्रोजन अगर वहां से निकलता है, मतलब छोड़ के बाहर हो रहा है, विलोपित हो रहा है, तो हम उसे ऑक्सीकरण कहते हैं या उपचयन कहते हैं। और अगर कहीं से ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन का विलोपन हो रहा है, तो हम उसे अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। जब किसी अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन एक साथ होते हैं तो इन्हें हम उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, या हम इन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें, यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन कराते हैं तो CO2 बनता है। इस कार्बन का ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और इस कार्बन का ऑक्सीकरण हो जाता है या इस कार्बन का उपचयन हो जाता है। ऐसे ही सोडियम की रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन के साथ कराएं तो सोडियम का उपचयन हो जाता है। अगर हम मीथेन को O2 के साथ रिएक्ट कराएं तो सर CO2 और H2 बनता है, जिसमें हम मीथेन का ऑक्सीकरण कहते हैं। और सेम ऐसे ही बिल्कुल एक जैसी अभिक्रिया है, ऑक्सीजन जुड़ता है। अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड में O2 रिएक्शन कराते हैं, ऑक्सीजन का संयोग कराते हैं तो सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनता है। इसमें एक ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, जुड़ जाता है, और इस प्रकार की रिएक्शंस को हम लोग उपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। अगर हम पूछें इनमें से किसका उपचयन हो रहा है, तो उपचयन उस अभिकारक पदार्थ का होता है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा हो। जैसे यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये, इन सभी में इन पदार्थों के साथ ऑक्सीजन संयोग कर रहा है, अर्थात इनका उपचयन हो रहा है। अब हम आगे अपचयन अभिक्रियाओं को देखेंगे। तो जैसे N2 के साथ जब H2 जुड़ जाता है तो ये अमोनिया बनाता है। ये 10th के सिलेबस में भी है और अमोनिया को हम लोग आगे पढ़ेंगे। ऐसे ही सोडियम के साथ हाइड्रोजन का संयोग सोडियम हाइड्राइड बनाता है। इथीन के साथ, इथीन या इसको एथिलीन भी बोलते हैं, अगर हम H2 से रिएक्शन कराते हैं तो इससे C2H6 इथेन बनता है। अगर हम H2 की रिएक्शन या हम कहें Cl2 को H2 के साथ रिएक्ट कराएं तो HCl बनता है। इन सभी रिएक्शंस में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन सीधे अटैच हुआ है, हाइड्रोजन सीधे जुड़ गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन पर ये अभिक्रियाएं अपचयन अभिक्रियाएं कही जाती हैं। और नीचे हमने दो उदाहरण और दिए हैं जिनमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ हो रहे हों। अगर किसी अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन एक साथ होते हैं तो ऐसी अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहलाती हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इस जिंक ऑक्साइड से यहाँ पर अगर देखें तो केवल जिंक बचा हुआ है। इसका मतलब यह है कि यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया है। और हमने आपको पहले स्टार्टिंग में ही बोला कि अगर कहीं से ऑक्सीजन निकल रहा है, विलोपित हो रहा है, तो वहाँ पर अपचयन होता है। तो इस जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो गया। कार्बन के साथ देखें तो कार्बन से क्या बन गया है, CO। अगर हम दोनों में कंपेयर कराएं तो इस कार्बन में फाइनली ऑक्सीजन अटैच हो गया, जुड़ गया है। तो इस अभिक्रिया को या हम ये बोलेंगे कि कार्बन का हमारे ऑक्सीकरण या उपचयन हो गया है। सेम ऐसे ही एक उदाहरण नीचे दिया हुआ है जिसमें हम कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन H2 के साथ कराते हैं
तो कॉपर और H2O मिलता है। तो इसमें भी यही है कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन था और वो बाहर चला गया, तो इसका मतलब इसका अपचयन हुआ है। और H2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो इसका मतलब इसका उपचयन हुआ है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान से समझनी है कि अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है या फिर वहां से हाइड्रोजन निकलता है तो ऐसी सिचुएशन पर वहां उपचयन होता है, और अगर किसी पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन निकलता है तो उनका अपचयन होता है। इसके बाद है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है संक्षारण। संक्षारण की बात करें तो आप लोग जानते होंगे, जैसे हमारे घर पे कोई भी धात्विक चीजें पड़ी होती हैं, अधिकतर चीजें लोहे की होती हैं, तो उनमें जंग लगने लगती है, उसी को हम संक्षारण कहते हैं। संक्षारण का मतलब है धीरे धीरे खराब होना या जंग लग जाना। जब कोई धातु अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित अम्ल, जल या नमी या वायु आदि के संपर्क में आती है। तो जैसे आपको पता होगा कि लोहे की चीज को अगर हम किसी पानी में रख दें तो उसमें जल्दी जंग लगती है, या हम ऐसी जगह रख दें जहाँ पे ठंडी हवा या नमी वाली हवा चलती है तो वहाँ पर भी उसमें जंग लगती है। तो इन टाइप के वातावरण में अगर हम उसको रखते हैं तो उसमें जंग लगती है। तो उसकी ऊपरी परत इनसे अभिक्रिया करके पदार्थ बनाती है, या हम सीधे कहें कि वो जो जैसे लोहा है, लोहे के ऊपरी परत पर जब जल पड़ता है तो उनसे अभिक्रिया करते हैं, धीरे धीरे उसको ऑक्सीकृत करते हैं और उसके ऑक्साइड की एक परत बना लेते हैं जिसे हम जंग कहते हैं। यह घटना संक्षारण कहलाती है। और संक्षारण के कारण धातु नष्ट होती है। ये भी आप सभी को पता है कि संक्षारण अगर किसी धातु का होता है तो धातु पहले से खराब होने लगती है और नष्ट होने लगती है। इससे बचाने के लिए धातु पर हम किसी अन्य पदार्थ की या किसी अन्य धातु की परत चढ़ाते हैं। जैसे हम लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर प्राइमर चढ़ाते हैं या पेंट लगाते हैं, तो इसी प्रकार पदार्थ या किसी अन्य धातु की परत को उस पर चढ़ा देते हैं, जिसके कारण उस पदार्थ का संक्षारण रुक जाता है या कम हो जाता है। तो यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। संक्षारण का मतलब है धातु का खराब होना, उसके ऊपरी परत पर पदार्थ बन जाते हैं, या हमें कह सकते हैं धातु किसी पदार्थ से अभिक्रिया करके यौगिक बना लेती है, जिसके कारण धातु खराब होने लगती है, नष्ट होने लगती है। और इसे बचने के लिए कभी कभी हमसे संक्षारण से बचने के उपाय पूछे जाते हैं, तो इससे बचने के लिए इस पर किसी अन्य पदार्थ की या धातु की परत चढ़ाई जाती है, जिससे इस धातु को बचाया जा सकता है। अगला टॉपिक है हमारा विकृतिगंधिता। अब विकृतिगंधिता है क्या? जैसे आप सभी लोग चिप्स के पैकेट या जो भी खाने वाली चीजें पैकेजिंग में आती हैं, उन सभी चीजों के अंदर थोड़ी बहुत मात्रा में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। अब ये गैस भरी क्यों होती है? जैसे आप लोग पता होगा कि चिप्स के पैकेट लो तो उसमें हवा ज़्यादा और चिप्स कम, तो इसका रीजन क्या है? विकृतिगंधिता है। क्योंकि वसीय या तैलीय पदार्थ, चिप्स कहाँ पे भूजे जाते हैं? तेल में। तो वसा के या तेल के पदार्थ जो होते हैं उनको अगर हम वायु में रखें तो इनकी स्वाद और गंध दोनों बदल जाते हैं। अगर हम चिप्स खाते हैं तो चिप्स को अगर हम वायु में रख दें तो 2 दिन बाद इनका टेस्ट भी खराब होता है और इनकी खुशबू भी या जो भी इनकी गंध होती है वो खराब होने लगती है, क्योंकि यह पदार्थ उपचयित होते हैं, वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाते हैं और उपचयित होने की वजह से ये पदार्थ खराब होते हैं और इसे हम विकृतिगंधिता कहते हैं। विकृतिगंधिता से बचाने के लिए हम इनमें प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाते हैं जो उपचयन को रोकते हैं। ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया को रोक दें उसे हम प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ बोलते हैं। अब उदाहरण में एक जैसे हमने चिप्स और स्नैक्स की ही बात की है कि ऑक्सीजन को निकाल कर उस पैकेट में जो भी हवा भरी होती है, आप लोग हवा कहते हैं, उसमें ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं और उसकी जगह पर नाइट्रोजन भर देते हैं। नाइट्रोजन गैस क्योंकि लगभग अक्रिय गैस जैसी होती है, अक्रिय गैस वे गैसें होती हैं जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं। नाइट्रोजन अक्रिय तो नहीं है पर अक्रिय गैस जैसी होती है, जिसके कारण इसका उपचयन नहीं होता है और उस चिप्स के पैकेट में रखे हुए चिप्स को हम अगर 1 महीने बाद भी खाते हैं तो भी वो खराब नहीं होते हैं। इसका केवल एक कारण है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, अर्थात उस पदार्थ के अंदर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं होगी और अभिक्रिया नहीं होगी तो उसमें विकृतिगंधिता कभी नहीं होगी।
दोस्तों यहाँ से ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर हम देखें इस चैप्टर की मुख्य बातों को, तो सबसे पहला टॉपिक था हमारा रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और इनको हम निरूपित कैसे करते हैं। फिर दूसरा था कि संतुलित रासायनिक समीकरण की बात कैसे, या संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे करते हैं। तीसरी चीज थी कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होता है, हम आखिर उसको संतुलित करते क्यों हैं। और उसके बाद हमारे अभिक्रियाओं के प्रकार थे, जिन्हें कि हम लोगों ने पीछे वाले वीडियो में और इस वीडियो में कवर किया। और बाकी बचते थे 2 टॉपिक, जिन्हें संक्षारण और विकृतिगंधिता कहते हैं, और वो दोनों इस वीडियो में कवर हो गए। तो अगर देखें तो ये हमारा पहला चैप्टर था और इसे पूरा एक बार कवर कर लिया गया है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करे। थैंक यू।